सही है जी, ओके। हाँ जी, बस जाहिर है क्योंकि वो अब ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, बस मेरे ख्याल में फ्राइडे तो ऑफ ही होगा। चलें सही है, कल का एक लेक्चर होगा, कल मेरा पुराना वैदा को बता दूंगी, ठीक है। हाँ जी, चलें ठीक है, होगी ऑनलाइन, थैंक यू, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन हो गए हैं सब स्टूडेंट्स जो है ना, दे आर ट्राइंग टू गेट ऑनलाइन। जी आलिया, वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि तुम सब ठीक होगे, फाइन होगे, और एक दो दिन ही है, उसके बाद ऑफ होगा, ईद की वेकेशंस होंगी, एंड आई थिंक इन द जून थिंग्स विल गेट बेटर, और मे बी हम लोगों की जो है ना वो ऑनलाइन की बजाय जो है वो शायद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए इन द जून, बट लेट्स सी। बुरी बात। तो जी जैसे ही होता है, आज हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिपिड्स नेक्स्ट चैप्टर, एंड आई होप कि तुम लोगों ने प्रोटीन्स का कुछ किया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा है कि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, एंड आई एडवाइस यू कि वो तुम लोगों ने जो है ना लाजमी हमने उसको करना है, प्रोटीन्स को। मैं बिल्कुल ठीक, फिट, फाइन, शुक्र अल्लाह का, और खैरियत से रमज़ान भी गुजर गया है, थोड़े ही एक दो रोजे अब तो रह गए हैं बस, बिल्कुल जो है ना। तो जी अभी तक तो बचाव जा रहा है कोरोना से भी, और सब फिट जा रहा है। वी आर स्टेइंग एट होम, टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स, बच्चों को भी बचा रहे हैं, खुद भी बच रहे हैं, तो दीज आर द थिंग्स। तो इसी तरह से उम्मीद करती हूँ तो तुम सब भी जो है ना वो ठीक होगे। तो कमिंग टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर विच इज अबाउट द लिपिड्स, और टोटली तुम लोग की बुक से है फाइक अहमद की, ताकि तुम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स या इस तरह से ना, तो इस वजह से हम बुक से ही कर रहे हैं। आई थिंक के बाकी लोग भी जो है ना वो कनेक्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जी लिपिड्स हमने आज स्टार्ट करना है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक प्रोटीन्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। लिपिड्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, प्रोटीन्स की तरह इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स को अच्छी तरह करोगे तो वी विल मूव फॉरवर्ड। तब तक हम, क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है ना पिछले चैप्टर्स का कुछ ना कुछ जो है कंटेंट, कोई ना कोई पार्ट हमेशा आता है, तो दैट्स वाई जो है ना आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स को अच्छी तरह नहीं करोगे तो फिर लिपिड्स की भी समझ कोई नहीं आने वाली। तो मेक श्योर कि हम वी हैव डन विद द कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव डन विद द प्रोटीन्स, और उसको रिवाइज करो, उसको याद करो, ओनली देन वी विल बी एबल। उनका माइक बंद किया, आप जाओ, ठीक है, कॉलेज वालों ने बंद किया, ठीक है। तो जी आज हम इंशाल्लाह ऑफिशियली अब स्टार्ट करते हैं जी लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं, ठीक है। फैट्स तुम लोगों ने सुना होगा, फैट्स अक्सर हम लोग डरते हैं, खाने में नहीं खाना चाहिए, बट इट हैज सो मेनी फंक्शंस दैट इफ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैट्स, तो वी वुड लव ईटिंग द फैट्स। इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, लेकिन ये है कि हर चीज को हमने उसकी नॉर्मल अमाउंट में लेना है, ठीक है। वी शुड नॉट इंक्रीज द डेली इनटेक ऑफ द फैट्स और द डेली इनटेक ऑफ द लिपिड्स। जैसे खाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। बॉडी के जो स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी के फंक्शंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉडी की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फैट्स, ठीक है। तो जो लिपिड्स हैं इसमें फैट्स भी आएगा, इसमें वैक्सीज भी आएंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी आएगा, ठीक है। इसमें HDL जो हमारा हाई डेंसिटी लिपिड है और लो डेंसिटी लिपिड LDL वगैरह, यू आई थिंक यू विल बी फेमिलियर विद दोस टर्मिनोलॉजीज, HDL, LDL, वैक्सीज, स्टेरॉइड्स, ठीक है। These all prostaglandins, thromboxanes, these all are basically the part of lipids, ठीक है। सारे लिपिड्स का हिस्सा हैं ये, और सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन कि लिपिड्स होते क्या हैं, व्हाट इज मेंट बाय द लिपिड्स। So lipids are the organic compounds made of fatty acids, alcohols and many other compounds, ठीक है। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यानी कि ज़ाहिर है ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
इसके साथ साथ इसमें जो है ना एक और कंपोनेंट भी होता है, कार्बन और हाइड्रोजन तो इसमें होते हैं, बट अलॉन्ग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन लिपिड्स आल्सो कंटेन अल्कोहल्स, ठीक है, इसमें अल्कोहल्स भी होते हैं और कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे फॉस्फेट भी हो सकता है इसमें, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, सल्फेट भी हो सकता है। तो दिस आल्सो कंटेन सम अदर कंपाउंड्स आल्सो। तो जी लिपिड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और साथ में अल्कोहल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अल्कोहल तुम लोगों को पता होगा, ऐसा कंपाउंड जिसके एंड में OH आता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। They are not soluble in polar solvent but they are soluble in the non polar solvents, ठीक है। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते लिपिड्स, ठीक है, they are not soluble in polar solvents, water, दादो को दिया उनका है, but they are soluble in the non polar solvents। जो non polar solvents है ना हमारे वाटर के अलावा, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, ठीक है, स्पिरिट वगैरह, उसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं, बट दे आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो तुम लोग अगर घर में एक ग्लास में पानी लो, उसके ऊपर ऑयल डालो, तो ऑयल विल नेवर मिक्स इनटू द वाटर, ठीक है, इट विल फॉर्म ए सेपरेट लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, वाटर की सरफेस पे एक सेपरेट लेयर ये बना देगा, लेकिन कभी भी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। तो लिपिड्स की ये प्रॉपर्टी है कि दे आर not soluble in polar solvents like water but they are soluble in the non polar solvents like chloroform, like ether, like benzene, like acetone। they are lighter than water, ठीक है, पानी से जाहिर है ये लाइटर होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है, यही वजह है they come over the surface of water। they leave the greasy marks on paper। अगर देखो किसी कपड़े पे लिपिड्स को गिरा दिया जाए तो अपना निशान छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर सब पेपर पे भी किसी हम गिराएं तो अपना निशान ये छोड़ देंगे। They include triglycerides, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे लिपिड से, कुछ डायरेक्ट लिपिड और कुछ इनडायरेक्ट लिपिड से बनाए गए कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसको हम डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है ना, डिराइव लिपिड्स यानी कि नेटिव में कोई चेंज करें तो जो कंपाउंड बनता है। तो जी ये लिपिड्स की हैं प्रॉपर्टीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैटी एसिड्स, बिकॉज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं ना मोनोसेक्राइड्स से, याद है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, इन द सेम वे लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, जो फैट्स हैं वो मिलके बने हैं सॉरी फैट्स मिलके बने हैं फैटी एसिड से, ठीक है जी। तो अब फैटी एसिड क्या होता है, ठीक है, तो फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, बट व्हाट इज मेंट बाय नाउ फैटी एसिड। एसिड की तो तुम लोगों को समझ आ गई ना कि उसमें एक कंपाउंड तो एसिड होगा। तो फैट्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स दैट अकर इन नेचर एंड आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स। थोड़ा समझा दूं कि मैट्रिक में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, कुछ याद आया? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन, कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन, और उसके एंड पे अगर हम एसिड लगा दें तो ये बन जाएगा फैटी एसिड। समझ आ गई? कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन और उसके एंड पे जब हम एक एसिड लगा दें, एसिड का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड? एसिड जो है जी वो COOH, ठीक है। तो देयर इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसके एंड पे हम लगा देंगे एसिडिक ग्रुप, ठीक है। एसिडिक ग्रुप का मतलब है COOH, तो ये बन जाएगा एक फैटी एसिड, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसमें जो है ना वो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर चेंज होगा, ठीक है। किसी में 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, किसी में 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दैट नंबर विल बी चेंज, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है ना CH, तो ये CH2 होता है बेसिकली, और एंड पे एसिडिक ग्रुप लगा होता है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ये है बेसिकली फॉर्मूला सिंपल सा फैटी एसिड का, मैंने तुम लोगों को बताया समझाने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो ना, अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है ना, इसमें कम से कम 4 कार्बन हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें 24 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा 24 कार्बन और कम से कम इसमें 4 हो सकते हैं। तो जाहिर है ये जब 4 कार्बन होंगे तो नाम चेंज होगा ना, ब्यूटेन कहेंगे, जब 5 होगा तो पेंटेन कहेंगे। तो इस तरह से हमारा फैटी एसिड भी चेंज होगा, ठीक है जी। तो फैटी एसिड्स विच अकर इन न्यूट्रल फैट्स कंटेन
इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो हम फैट्स की बात करते हैं ना, घी मक्खन वगैरह, और जो बॉडी में चर्बी वगैरह होती है फैट्स, उसमें जो फैटी एसिड्स है ना, दे कंटेन इवन नंबर। इवन ऑड का तो तुम लोग को पता होगा ज़ाहिर है, अगर CH4 है तो ये इवन नंबर है, CH5 है तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर किसी में 12 फैटी एसिड्स हैं या 14 कार्बन एटम्स हैं या 16 कार्बन एटम्स हैं तो ये इवन नंबर हो गए ना। किसी में 17 अगर कार्बन एटम्स हैं या 15 कार्बन एटम्स हैं या 19 कार्बन एटम्स हैं तो ये हो गया ऑड नंबर फैटी एसिड, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि न्यूट्रल जो हमारी बॉडी की फैट्स हैं उसमें जो फैटी एसिड होते हैं ना, उनमें वो कह रहे हैं कि जी कॉमन ऐसे हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर तुम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के फैटी एसिड हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनका मतलब क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, these fatty acids do not contain double bonds, ठीक है। they do not contain double bonds, इसमें डबल बॉन्ड कोई नहीं होती, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का तो पता होगा, ठीक है। they do not contain double bonds. for example butyric acid, caproic acid, palmitic acid, stearic acid, ठीक है, एरिकिटिक एसिड, ये सारे फैटी एसिड्स वो हैं जो जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगी उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। Saturated fatty acids having less than 8 carbon atoms are liquid at room temperature, ठीक है। अब ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें 8 से कम कार्बन एटम्स हों उनकी नेचर होती है लिक्विड, ठीक है, वो सॉलिड नहीं होंगे। नाउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दीज फैटी एसिड्स कंटेन डबल बॉन्ड। ऐसे फैटी एसिड जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना लाजमी है, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब देखो एक चीज ये कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल चेन है, यानी कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर विच कंटेन द डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि एक बॉन्ड से तो कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम ज्वाइन कर रहे हैं ना, जब एक से ज्यादा बॉन्ड्स आती है ना तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में इंटरप्शन आ रही है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में इंटरप्शन आ रही है और वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कमजोर होगा, उतना ज्यादा वीक होगा, उसको ब्रेक करना उतना ज्यादा ईजी होगा, आसान होगा। तो दो तरह के फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन याद रखनी है। वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनदर इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स व्हिच कंटेन only single bond, means they do not contain any double bond, right? And unsaturated fatty acids are those fatty acids which contain at least one double bond, जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना लाजमी है, ठीक है। अब इनके नाम ज़रा डिफरेंट होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम जैसे लिखे हुए हैं बुटारिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनके नाम डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, एरिकडोनिक, आगे टेबल बना हुआ है तुम लोगों की बुक में, उसमें नाम लिखे हुए। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, इनको फर्दर उन्होंने क्लासिफाई किया है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फर्दर इसकी क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, फर्दर इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मींस वन। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड होगी, ठीक है। जैसे कि ऑलिक एसिड, ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मींस मैनी। तो पॉली अनसैचुरेटेड कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, ऐसे फैटी एसिड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले हमने याद करना है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर फर्दर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना, उनकी टाइप्स हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो मोनो में एक डबल बॉन्ड और पॉली में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स, ठीक है, मैनी डबल बॉन्ड्स एज द नेम इज इंडिकेटिंग। 3 polyunsaturated fatty acids have biological importance। 3 polyunsaturated fatty acid ऐसे हैं जिनकी biological importance बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें डाइट में लाजमी लेने हैं,
इसी तरह से हमारे पास हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। वी हैव एसेंशियल फैटी एसिड्स विच हैव बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, विच आर बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हम डाइट में लें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे है। बॉडी की ग्रोथ में बड़ा इनका रोल है, ठीक है। ब्रेन की डेवलपमेंट में बड़ा रोल है, यानी कि उनके फायदे बेशुमार हैं। और ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ना, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और ये सिर्फ 3 हैं, ठीक है। तीनों के नाम तुम्हारी किताब लिखे, ठीक है। लिनओलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नीचे जो है ना, तीनों के नाम है वो लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है। लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड and arachidonic acid. Please go, don't tease me. Polyunsaturated fatty acids which are not synthesized in the body, ठीक है, जो बॉडी में नहीं बनते, and we have to take them from our diet, और डाइट से लेने बहुत जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो डेफिनेटली बॉडी को नुकसान होगा, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी ना, तो वी हैव टू टेक देम। अब ये कौन कौन सी चीजें खाओगे तो तुम लोग को ये मिलेंगे, ये जो मैं बता रही हूँ कि 3 फैटी एसिड्स हैं जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बाद में आ रहे हैं और सलाम रहे हैं उन सबको वालेकुम अस्सलाम। तो ये 3 फैटी एसिड्स जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा उनके नाम रिपीट कर रही हूँ, लिनओलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू टेक देम इन आवर डाइट। डाइट में लाजमी लेने हैं। क्या चीजें खाओगे तो ये मिलेंगे, ऑयल्स वगैरह, ठीक है, ठीक है। ऑयल फ्रॉम द कॉर्न ऑयल, जो आपका सिट्टे का तेल हम कहते हैं, खाओ। व्हीट जाम, पीनट्स, सोयाबीन, ठीक है। जितने आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना, इनमें प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर, ठीक है। बाकी सोयाबीन जो है, सिट्टे का जो तेल है, कॉर्न ऑयल जो है, ठीक है, इनके अगर आप यूज करो, पीनट वगैरह आप अगर खाओ तो इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो फैटी एसिड्स के उन्होंने नाम दिए हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के भी नाम दिए हैं, यानी कि अब मैंने तुम लोगों को बता दिया कि 3 एसेंशियल हैं, तो नॉन एसेंशियल कौन से हुए? नॉन एसेंशियल जाहिर है उन 3 के अलावा जितने फैटी एसिड्स हैं वो सारे नॉन एसेंशियल होंगे। समझ आ गई बात? आई टोल्ड यू देयर आर 3 फैटी एसिड्स व्हिच आर एसेंशियल, और उनके अलावा जो है ना, पापा को दो जाओ, उनके अलावा जो है ना वो एसेंशियल हैं, वो नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है। जैसे कि स्टीरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ठीक है, ये नाम उनके टेबल में दिए हुए, फैटी एसिड्स के नीचे जो है ना नाम लिखा हुआ है, the names are given। आप तुम लोगों को नजर आ जाएंगे, नहीं तो फिर जूम कर लो, नहीं तो बुक्स तुम्हारे पास, प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, बुटारिक एसिड, कैप्रिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नीचे जो नाम लिखे हुए हैं ना, वो हैं जी आपके नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। चाहे सारे ना याद करो, लेकिन 2-4 के नाम लाजमी आने चाहिए, ठीक है। देखो हम जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं ना, वो हमारा ऑयल होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि हम ऐसा कुकिंग ऑयल यूज करें जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों, ठीक है। आप देखो ना लिखा, अगर तुम लोग कनोला ऑयल वगैरह यूज करते हो, जैसे रिफान का, जैसे डालडा का, हम लोग यूज करते हैं कॉर्न ऑयल, लिखा होता है सिट्टे का तेल, कॉर्न ऑयल, वो तो लाजमी है कि उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी। लेकिन अगर तुम लोग आम, ये शान कुकिंग ऑयल, कौसर, बनास्पति, ये मेरा नहीं ख्याल कि इनमें वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होंगे। तो या तो अगर हम जो है ना वो कनोलिव वगैरह, ठीक है, कनोला ऑयल, या सिट्टे का तेल, कॉर्न ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, अगर हम ये ऑयल वगैरह यूज करते हैं ना तो इसमें हमें फायदा है। हाँ, अगर तुम लोग आम करते हो तो उसमें ऑयल्स तो लाजमी होगा, आपका जो ड्राई फ्रूट्स का ऑयल, पीनट्स वगैरह का ऑयल है, जो आपका सिट्टे का तेल है, कॉर्न ऑयल है, ठीक है, कुछ हद तक जो हमारा ऑलिव ऑयल है, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो लोकल कंपनीज हैं मेरा नहीं ख्याल डालती हैं कि नहीं उसमें, तो इसलिए अच्छा ही हमें ऑयल जो है ना वो अच्छा ही यूज करना है, क्योंकि ज़ाहिर खाना तो बनता ऑयल में ही है। अब जी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ऑलिक एसिड जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और इसके अलावा देखो पॉली तुम लोगों को पहले भी बता दिए। लैक ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड्स कैन प्रोड्यूस द ग्रोथ रिटार्डेशन। देखो अगर ये फैटी एसिड्स हम नहीं लेते ना डाइट में, तो दे कैन प्रोड्यूस द ग्रोथ रिटार्डेशन एंड अदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जैसे कि एक्जिमेटस रैश इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो भी इसमें जो है ना वो हो सकता है। तो जी अगर हम ये फैटी एसिड्स डाइट में यूज नहीं करते तो दिस इज डेफिनेटली टुवर्ड्स द it leads towards the mental retardation, growth retardation problems, mental नहीं लेकिन आपकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस इसके अलावा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है, ठीक है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें
दैट इज अ डिसऑर्डर जिसमें आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो बड़ा कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कि आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो देखो ये फैटी एसिड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लेटलेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमने मैं वही बता रही हूँ दिला कि अगर हम जो है ना वो आजकल जो मैं भी यूज कर रही हूँ दैट इज कॉर्न ऑयल, ठीक है। तो अगर हम कॉर्न ऑयल यूज कर रहे हैं ना रफान का, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा बाजार है आजकल, ठीक है। बाकी अगर ऑलिव यूज कर सकते हो तो अच्छा है, ऑलिव ऑयल अगर यूज कर लो तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन कॉर्न ऑयल अच्छा है, ठीक है। ऑलिव ऑयल जरा ज्यादा महंगा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, थोड़ा गर्म भी होता है। ऑलिव ऑयल तो तब यूज करते हैं जब बहुत कम डालना हो, ठीक है। तो अगर तुम लोग जो है ना रफान का कॉर्न ऑयल अगर हम यूज कर लें तो दैट इज गुड। चलो जी, ये तो रफान वालों की होगी है पब्लिसिटी। अब इसके बाद जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स पे हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑयल है ना बेसिकली कॉर्न ऑयल, ये इसका फायदा ये मैं तुम लोगों को बताती चलूं कि ये फ्राई फ्राई करने के लिए, तलने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसका जो होता है ना वो हर ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वो इसका जो है ना वो काफी ज्यादा है, दैट इज वेरी मच हायर। तो उसका फायदा ये होता है कि जब हम ऑयल गर्म करके जो धुआं सा एक छोड़ना शुरू कर देता है ना, तो ये नहीं छोड़ेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से। तो इट्स बेटर इफ यू यूज द कॉर्न ऑयल। अदरवाइज ये है कि ऑयल जोन सा भी हो, अगर कम अमाउंट में यूज कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, पर बहुत ज्यादा नहीं आपको यूज करना चाहिए जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फैटी एसिड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है मैंने बताया था तुम लोग को, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कोई नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो एटम्स जो है ना कार्बन के वो बड़ा स्ट्रांगली अटैच हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एटम्स बड़े स्ट्रांगली अटैच हैं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को मेल्ट करना, इनको ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो हायर हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ग्रेटर एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मुकाबले में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन की चेन ज्यादा होती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ एनी फैटी एसिड कंटेन 10 कार्बन एटम्स, किसी में 10 कार्बन एटम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसी में 14 कार्बन एटम्स हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो लेकिन ये डन है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। एंड द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जितनी कम डबल बॉन्ड होंगी ना उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया है। जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो वो स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग को वीक करेगा, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एज ए इंटरप्शन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है। वो एज अ इंटरप्शन आएगी, इंटरप्शन आएगी। जब इंटरप्शन आ जाएगी तो पहले ही दरार पड़ चुकी है तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ना फिर आसान हो जाएगा ना। तो इस वजह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अब जी सॉल्युबिलिटी, solubility of the fatty acid increases with the increase in the number of double bonds and vice versa। फैटी एसिड उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा जितने उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगी, क्योंकि मैंने बता दिया डबल बॉन्ड एज अ इंटरप्शन काम करती है, ठीक है जी। सारे हैं जो कॉर्न ऑयल यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड बिकॉज हेल्दी रहना है। और ये बड़ा लाइट होता है, मैंने देखा है कॉर्न ऑयल्स जितने भी है ना थोड़े लाइट हैं। अगर हम पहले हम लोग भी डालडा वगैरह यूज करते थे तो थोड़े हैवी होते हैं। मैं आजकल फ्राई वगैरह भी इसी में करती हूँ चीजें, तो दे आर लाइटर एज कम्पेयर टू द कमर्शियल जो दूसरे हमारे ऑयल्स वगैरह हैं। तो जी फैटी एसिड उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा जितना ज्यादा उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, बिकॉज डबल बॉन्ड एक्ट एज ए इंटरप्शन। जितनी इंटरप्शन ज्यादा आ जाएगी उतना स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, उतना स्ट्रक्चर ज्यादा इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स की क्या हैं जी। फैटी एसिड्स बना रहे हैं, सॉल्ट्स बना रहे हैं। फैटी एसिड फॉर्म सॉल्ट्स व्हेन बॉइल्ड विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स कहते हैं बेसिस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड। जब हम फैटी एसिड्स को बॉयल करते हैं किसी भी बेस के साथ तो इनकी एबिलिटी है कि ये सॉल्ट बना दें, ठीक है। क्योंकि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, फैटी एसिड को इसके साथ बॉयल करेंगे तो सोडियम जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा। अब सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं हमारे, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं ना ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो हमने इतना याद रखना है कि फैटी एसिड्स को जब हम
बॉयल करते हैं बेसिस के साथ, अल्कलीन अर्थ मेटल्स के साथ, तो ये सॉल्ट बनाते हैं। और सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स पानी में हलशुदा हैं, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, reduction of the carboxyl group of the fatty acids produces the alkyl alcohols. Alkyl alcohols may get sulfated to form the alkyl sulfate which act as the detergents. मैं बताती चलूँ तुम लोगों को कि जब हम लोग फैटी एसिड्स की रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, इनमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड है ना फैटी एसिड में, इनका जो एसिड ग्रुप है जब हम उसको रिड्यूस कराते हैं तो अल्कोहल्स बनेंगे, और उस अल्कोहल्स को जब हम सल्फर के साथ ऐड करेंगे, जब उसमें सल्फेट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा डिटर्जेंट, जो तुम लोग डिटर्जेंट यूज करो, ठीक है, सर्फ एक्सेल वगैरह। तो जो हमारे सर्फ्स हैं, जो हमारे साबुन हैं, सॉल्ट्स हैं, ये हम फैटी एसिड से मिली है। तो तुम लोगों ने सुना होगा कि जो सोप है वो दैट इज फॉर्म फ्रॉम द फैट्स। सॉल्ट्स मैं रिपीट कर दूं, मैंने ये कहा है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी है फैटी एसिड की। फैटी एसिड को जब हम अल्कली मेटल्स कहते हैं बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको बेसिस के साथ बॉयल करेंगे तो ये सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। फैट्स को हम जब बेसिस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट मिल सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो फैटी एसिड है ना, ये डिटर्जेंट भी बनाते हैं, सॉल्ट भी बनाते हैं और डिटर्जेंट भी बनाते हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह। डिटर्जेंट कैसे बनाते हैं, जब हम फैटी एसिड्स को रिड्यूस करते हैं ना तो ये अल्कोहल देंगे, और जब हम अल्कोहल के अंदर सल्फर ऐड कर देंगे ना, सल्फेट कंपाउंड ऐड कर देंगे, ज़ाहिर उसका एक तरीका है, उसकी मशीनरीज हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, तो फिर ये डिटर्जेंट्स बना देगा, ठीक है। और डिटर्जेंट्स हमारे गुड एमल्सिफायर्स एजेंट होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स हैं, दे आर द गुड एमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं। तो जी जो हमारे फैट्स हैं ना, बेसिकली ये हमारे एमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि एज ए स्टेबलाइजर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये लिक्विड को प्रिवेंट करते हैं कि वो जो है ना, जब मिक्सिंग हो तो सेपरेट ना हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जल्दी से ईस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। फैटी एसिड्स का जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना अल्कोहल के साथ, किसी भी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल सैनिटाइजर्स में यूज हो रहा है, याद है, ये तुम लोगों को पता होगा, जो सैनिटाइजर्स वगैरह इसमें इथाइल अल्कोहल, स्पिरिट वगैरह यूज होती है। तो जी जब हम फैटी एसिड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक और कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड का नाम है एस्टर्स, ठीक है, लिखा हुआ है ESTERS। फैटी एसिड्स जैस्ट्रोल एक अल्कोहल है, उसके साथ मिलेगा तो ये ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, ठीक है। ग्लिसरीन का नाम सुना है, ग्लिसरीन लड़कियां यूज भी करती हैं ग्लिसरीन। तो जो ग्लिसरीन वगैरह है ना, वो जब फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन करते हैं वो एक अल्कोहल है, ठीक है। ग्लिसरीन एक अल्कोहल है, जब वो फैटी एसिड्स के साथ मिलेगा तो वो ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। इसी तरह फैटी एसिड्स जब किसी और अल्कोहल के साथ मिलेंगे तो वो वैक्सीज बनाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल जब कंबाइन करते हैं तो एक तीसरा कंपाउंड बनता है, और तुमने याद रखना है उस कंपाउंड को हम ईस्टर्स कहते हैं, ठीक है। आप फैटी एसिड अगर ग्लिसरोल जो एक अल्कोहल है उसके साथ कंबाइन कर दें तो ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट फैट्स हैं, हमने आगे पढ़ना है अभी इंशाल्लाह, ठीक है। तो फैटी एसिड्स जो हैं अगर ग्लिसरोल के साथ मिल रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, ठीक है। ट्राई का मतलब ये है कि ग्लिसरोल में ना बेसिकली 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, और उसका हर कार्बन अगर फैटी एसिड के साथ अटैच हो रहा है तो ये बनाएगा ट्राइग्लिसराइड। फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ मिलेंगे तो ईस्टर बनाएंगे, फैटी एसिड अगर ग्लिसरोल के साथ मिल रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, और फैटी एसिड अगर ग्लिसरोल के अलावा किसी और अल्कोहल के साथ मिल रहे हैं, ग्लिसरोल अल्कोहल नहीं, अगर शर्त ये है कि अल्कोहल कोई और हो तो फिर वो वैक्सीज बनाएंगे, वैक्सीज जो हम लोग यूज भी करते हैं वैक्स, ठीक है, उसी वैक्स की मैं बात कर रही हूँ। अब जी फैटी एसिड सॉल्ट बना रहे हैं, याद रख लो, एक तो सबसे पहले फैटी एसिड सॉल्ट बना रहे हैं, दूसरा डिटर्जेंट बना रहे हैं, तीसरा ईस्टर्स बना रहे हैं,
चौथा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना रहे हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव्स और 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नन एज प्रोस्टानोइक एसिड। जो 20 कार्बन वाला फैटी एसिड है ना, बेसिकली उससे बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा एक 20 कार्बन एटम फैटी एसिड है, उससे बनाया गया है। उस फैटी एसिड का नाम है एरिकडोनिक एसिड, ठीक है। अगर हम एरिकडोनिक एसिड की वेरिफिकेशन करें तो फिर हमें मिल जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के काफी फंक्शंस हैं जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बताती चलूं कि ये नाम उसका प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में सिक्रीट होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और काफी इसके फंक्शंस हैं। लो जी, ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज फैटी एसिड्स की। अब कुछ फैटी एसिड्स के स्पेशल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। दे आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड्स। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सिर्फ रिएक्शन है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रिएक्शन। ईस्टर जो है गुलेलेला ईस्टर ऐसा कंपाउंड है, जब फैटी एसिड और अल्कोहल मिलता है तो दे फॉर्म द ईस्टर, ठीक है। जब भी फैटी एसिड और अल्कोहल मिलेगा तो वो एक तीसरा कंपाउंड बना देगा जिसका नाम ईस्टर है। जैसे अल्कोहल है, जैसे एसिड है, जैसे बेसिस हैं, इसी तरह से एक केमिस्ट्री का कंपाउंड है ईस्टर्स। और वो कब बनते हैं? जब फैटी एसिड और अल्कोहल कंबाइन करते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा बोलने की वजह से जो है ना, वो अब जरा गला खुश्क हो रहा है। Actually, on Wednesday, I have also two more classes in the morning. मॉर्निंग में भी बीएसएन के साथ एक्चुअली 2 घंटे की क्लास थी, तीसरी तुम लोगों की क्लास। तो वेडनेसडे इज वेरी टफ विद रिस्पेक्ट टू रमजान, बिकॉज रोजे में 3 आवर्स कंसेक्टिव बोलना, इट्स रियली वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। अच्छा जी, अब जी जो स्पेशल रिएक्शंस हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, उसमें सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑयल्स। देखो, अब जो फैट्स है ना, फैट्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। घी, मक्खन वगैरह, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो ऑयल्स होते हैं ना, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लिक्विड्स की बात करें, ये रिएक्शंस हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, ऑयल्स के। ये रिएक्शन जो है ना ऑयल्स के हैं, ये रिएक्शन घी वगैरह, मक्खन वगैरह के नहीं है। हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू द फैटी एसिड। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाइड्रोजन को ऐड करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। वंस हाइड्रोजिनेटेड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकम सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिनके जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएं ना तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बता दूं कि हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और अगर एक ऑयल है जो कि अनसैचुरेटेड, जिसमें फैटी एसिड है, जाहिर है, अगर हम ऑयल में आप हाइड्रोजन की एडिशन कर दो तो वो दोबारा से जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। मेरी बात सुनो, पहले ही 1 घंटे की क्लास है, इसमें क्या ब्रेक करें? वैसे 5 मिनट की ब्रेक कर ही लो, 5 मिनट की ब्रेक करो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है बोलना जो है ना। सो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी आर कमिंग।
जी क्लास वापस आ जाओ. आई थिंक आफ्टर अ ब्रेक वी शुड बी बैक. वी शुड बी बैक आफ्टर अ ब्रेक. सब जो हैं वो आई होप यू गाइज विल बी देयर. आर यू एबल टू लिसन मी सो दैट वी मे प्रोसीड. हो गए हैं जी 5 मिनट्स. आ जाओ सब वापस. तो जी सबसे पहला जो रिएक्शन है जी हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन. जब हम फैट्स में यानी कि ऑयल्स में, ठीक है, अब ये रिएक्शंस हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के. एंड व्हाट इज मेंट बाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मींस के जो आपके ऑयल्स वगैरह हैं विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अगर हम उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करें तो ये बन जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है. तो दे विल कन्वर्ट इनटू घी, ठीक है. ऑयल से ये चेंज हो जाएगा किसमें, घी में. और यही जो ऑयल से घी बनता है ना, कमर्शियली भी इंडस्ट्रीज में भी जो घी बनता है वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स. और कमर्शियली भी यही प्रोसेस है जो कि यूज हो रहा है घी से, ऑयल से घी बनाने के लिए, ठीक है जी. दूसरा जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन. हेलोजिन अगर तुम लोगों को पता हो तो हेलोजिन पीरियोडिक टेबल में एक रो है जिसमें हेलोजिन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. याद आ गया अगर, ठीक है. तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक रो है जिसमें सिर्फ उसमें हेलोजिन्स हैं, ठीक है, 7 ऐसे कंपाउंड्स हैं व्हिच आर कॉल्ड एज हेलोजिन्स. उसमें है फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है. अगर हम इनमें से किसी का भी हेलोजन का फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड है उसके साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है. दिस इज यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑयल और फैट, फॉर एग्जांपल आयोडीन नंबर. ये जो हम फ्लोरीन, क्लोरीन और नॉर्मली इसमें आयोडीन के साथ वैसे रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ये हमें बताता है कि किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, यानी कि डबल बॉन्ड्स कितनी है, ठीक है, 2 है, 3 है, 1 है. क्योंकि जो फ्लोरीन क्लोरीन जितनी ऐड होगी ना उतनी डबल बॉन्ड्स होगी, क्योंकि आयोडीन ने, ब्रोमीन ने, क्लोरीन ने ऐड होना है सिर्फ डबल बॉन्ड पे. जहां पे डबल बॉन्ड होगी वहां पे ही उसी कार्बन के साथ रिएक्शन हो सकता है. जिस दिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगी वहां पे हेलोजेंस ऐड नहीं होंगी. तो जितनी डबल बॉन्ड होगी या जितनी आयोडीन ऐड होगी, जितना हाइड्रोजन ऐड होगा, इतना इसका मतलब ये है उतनी उस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है जी. तो ये 2 रिएक्शन हैं, एक हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा है हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है. सो दीज आर द बेसिकली 2 रिएक्शंस. एक चीज और लिखी हुई है, आयोडीन नंबर. The number of grams of the iodine which is required to saturate the double bonds present in 100 gram of fat is called as the iodine number. iodine का मतलब ये है कि जितने iodine के ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ iodine जो है ना वो यूज हो रहे हैं कि हम 100 ग्राम फैट में जितनी डबल बॉन्ड्स है ना उसको हम सिंगल में कन्वर्ट कर लें. तो जितने ग्राम ऑफ आयोडीन यूज होगा ना, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, ये वो उसका आयोडीन नंबर होगा, ठीक है. तो आयोडीन नंबर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें डबल बॉन्ड्स का बताती है, डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का बेसिकली के लिए यूज हो रहा है. आयोडीन नंबर, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट. 100 ग्राम फैट में जितनी डबल बॉन्ड्स है ना किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, उसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए जितने आयोडीन के ग्राम यूज हुए उस वैल्यू को हम कह रहे हैं आयोडीन नंबर. तीसरा रिएक्शन है जी ऑक्सीडेशन. The double bonds present in unsaturated fatty acids are readily oxidizable. This spontaneous oxidation forms the thin transparent coating on the surface to which the oil is applied. This is called as drying of oils and this is used in manufacturing of paints and varnishes. दोबारा बता दूं आप कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जब जाहिर है फैटी एसिड्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड जो है वो फौरन से जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है. अब यही वजह है, तुम लोगों को देखा होगा जो घर में हम पेंट्स या वार्निशेस वगैरह जो हम यूज करते हैं, ये मास्टर के पेंट्स वगैरह, इनमें देखो वो जो भी आप पेंटर वगैरह लगाते हैं उसमें ऑयल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं या दूसरा पेट्रोल वगैरह डालते हैं. ऑयल डालने का मतलब ये है कि ऑयल की वजह से जो कोट बनता है ना उसका पेंट का, वो जो कोट, क्योंकि पेंट इज अ कलर, पेंट तो सिर्फ कलर है, उसमें जो कोटिंग वाली कहानी आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑयल्स, ठीक है. वो ऑयल्स की वजह से होती है जो हम एक कोट वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं, कि जो तुम लोग कलर वगैरह किया है वो कोट की फॉर्म में हम वॉल पे अप्लाई करते हैं और वो ड्राई भी हो जाता है, सूख खुशक भी हो जाता है, ठीक है.
तो ये बेसिकली कलर्स को ड्राई करने के लिए भी यूज हो रहा है। और कोट वगैरह जो अप्लाई हम करते हैं, ठीक है, एक थिन सी, एक कोटिंग सी, ट्रांसपेरेंट सी जो लेयर सी बन जाती है बेसिकली, वो बनती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑयल्स। तो ये है जी इसकी तीसरा इसका रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। जी क्या चीज तुम लोगों को समझ नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 रिएक्शंस हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। वन इज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ये ऑयल से घी बनाने में यूज हो रहा है। दूसरा है जी हेलोजिनेशन, ये हेलोजिन्स आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। ये हमें ये बताता है कि कितनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी ऑयल के अंदर। और आयोडीन नंबर का मतलब ये है कि जितने हम नंबर आयोडीन के ग्राम्स, 2 ग्राम 4 ग्राम यूज होंगे ना 100 ग्राम फैट को जो है सैचुरेट करने के लिए, ठीक है, कि 100 ग्राम आपने फैट ले लिया, ठीक है, कि उसमें जितनी डबल बॉन्ड्स है ना वो सिंगल बॉन्ड्स में चेंज हो जाए, तो उसमें जितना फैट, जितना आयोडीन यूज होगा उसको हम कह रहे हैं आयोडीन नंबर। और तीसरा था ऑक्सीडेशन। मैंने बताया है कि जब फैटी एसिड्स का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो इसमें डबल बॉन्ड्स जो हैं वो फौरन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। इसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना उसमें जो डबल बॉन्ड्स फौरन से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। अब ये मैं बता रही हूँ कि फैटी एसिड की एक इंपॉर्टेंस ये भी है ऑयल्स वगैरह की, क्योंकि डबल बॉन्ड्स तो ऑयल्स में ही होते हैं ना, जो घी मक्खन है उसमें तो सिंगल बॉन्ड है। तो जो ऑयल्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ये ऑयल्स हम पेंट्स में और वार्निशेस में भी यूज करते हैं, ये याद रख लो, ठीक है, कि ये जो ऑयल्स हैं ये हम पेंट्स और वार्निशेस में भी यूज करते हैं। अब जी लिपिड्स के फंक्शंस जल्दी से कर ले। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड द सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल का हिस्सा है लिपिड, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का भी हिस्सा है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बनी हुई है। दे आर द मेजर स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। अब देखो तुम लोग को याद होगा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव अस 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि अगर हम 1 ग्राम फैट खाते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है, इट गिव्स अस 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 9 किलो कैलोरी हमें जो है जी वो एनर्जी मिलेगी जब आप तुम लोग 1 ग्राम फैट खाओगे। ठीक है जी, तो इसमें हमें जो है ना इसमें हमें डबल, देखो डबल से भी ज्यादा एनर्जी मिल रही है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। यही वजह है कि दे हैव ए हाई स्टेटी वैल्यू, जो फैट्स हैं उनकी स्टेटी वैल्यू ज्यादा है, दे हैव द हाई स्टेटी वैल्यू। देखो फैट्स खाने के बाद हमें देर से भूख लगती है, ठीक है, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि एक तो हमें एनर्जी ज्यादा देते हैं और दूसरा डाइजेस्ट देर से होते हैं, ये हजम देर से होते हैं, ठीक है। दे आर द गुड एमल्सिफाइंग एजेंट्स, यानी कि गुड एमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं जो है ना ये डाइजेस्ट वगैरह करने के लिए जो है ना, दे आर द गुड एमल्सिफाइंग बेसिकली एजेंट्स, ठीक है। और ये बेसिकली बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलके बेसिकली एमल्सिफाई करते हैं बेसिकली चीजों को, ठीक है। अब इसके अलावा जी दे आर द प्रिकर्सर ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कीटोन बॉडीज। लिपिड से हमें 2-3 चीजें जो है ना और भी मिलती हैं, ये हमारी बॉडी में जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनाते हैं, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो है ही लिपिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से तुम लोगों को सुना होगा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स भी बनाता है, जैसे तुम लोग के सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। तो ये भी लिपिड्स का फायदा है कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल से आगे हार्मोन्स बनते हैं, कीटोन बॉडीज बनती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनती हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड बनाता है, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, जैसे मैं तुम लोग को बता दिया है। फिर कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी भी बना रहा है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D3। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव हार्मोन्स लाइक एक्शंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शंस अभी हमने करने हैं। कीटोन बॉडीज का मैं तुम लोग को शायद साथ साथ बताती होंगी कि ये एज अ रिजर्व फ्यूल के तौर पे यूज होता है, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेते तो कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं, ठीक है जी। और कीटोन बॉडीज बनती हैं फैटी एसिड से, फैट से बनती हैं ये। जब हम फैट्स को ज्यादा खाएंगे तो फिर फैट्स जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे कीटोन बॉडीज में, लेकिन ये है कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी बॉडी में नहीं बननी चाहिए, बिकॉज अगर ये बॉडी में अक्मुलेट कर जाएं तो दे लीड टू व्हाट अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज कीटोएसिडोसिस।
ठीक है जी। इसके अलावा लिपिड्स आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। देखो लिपिड्स खाने के बाद जरा गर्मी लगती है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल शॉक से बचाते हैं। इसके अलावा जी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से हमें बचा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हेल्प करें, बॉडी में एज अ ट्रांसपोर्टर्स भी ये लिपिड्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जी ये दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इंजरियस इफेक्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जितने, क्योंकि फैट्स हैं तुम लोगों को पता है बॉडी में डिजोल्व नहीं ना होंगे, हमारी बॉडी का तो 70% वाटर है, तो जो वो लिपिड्स हैं दे आर नॉट डिजोल्व इन आवर बॉडी। देखो अगर, तो इसी वजह से है कि फैट तुम लोग जितनी खाने में खाओगे वो चर्बी बॉडी में अकोमुलेट होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी, वो बॉडी में डिजोल्व नहीं होगी। लेकिन ये है कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं जी फैट्स। तो बाकी जो इसके फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, आई थिंक वी विल डू इट आफ्टर द ईद, ठीक है, क्योंकि ये फिर लंबा एक टॉपिक हो जाएगा एंड ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। तो अभी हमने 2 ही पेजेस जो मेरे ख्याल में लिपिड्स के किए हैं ना, तो आई एडवाइस यू कि ईद की जो छुट्टियां हैं ना इनमें प्लीज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये करके आओ, ठीक है। और एडवांस ईद मुबारक सबको, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, घर से बाहर ना लिखो, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। बिला वजह बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसने भी लड़कियों की जो शॉपिंग है ऑनलाइन, मैंने खुद ऐसा ही किया है, ऑनलाइन सारे ब्रांड्स ओपन हैं, तो सफ़ायर है, खादी वगैरह एवरीथिंग, तो आप ऑनलाइन जो है जी वो मंगवाओ सारी चीज़ें। और जो है रश में जाने से गुरेज करो। और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि इसके बाद जो है ना हमारी क्लास, तुम लोगों की कल तो क्लासेस होंगी बट हमारी क्लास नहीं है ना, तो वी विल हैव द क्लास आई थिंक नेक्स्ट वीक नहीं होगी ईद की वजह से। और उसके बाद हम लोग जो है ना 8-10 दिनों के बाद इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास जो है ना जी आनी है। स्टैटी वैल्यू का मतलब ये है जो पेट भरा रहना, पेट भरे रहने को कहते हैं स्टाइटी, ठीक है। स्टाइटी मीन्स कि पेट भरा हुआ है। तो इसके बाद फैट्स खाने के बाद पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है। सुबह नाश्ते में पराठा खा लो तो जरा भूख देर से लगती है, और कोई एक आधा स्लाइस खा लो तो जरा भूख जल्दी लग जाती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग फ्राइड आइटम्स या पराठे शराठे, घी मक्खन ऐसी चीजें खाते हैं तो हमें भूख देर से लगती है। उसकी वजह यह है कि एक तो इनकी स्टैटी वैल्यू ज्यादा है, तो ये एनर्जी हमें ज्यादा देते हैं, दूसरा हजम देर से होते हैं, ठीक है। फैट्स का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है दैट इज क्वाइट डिले, बहुत ज्यादा डिले है इसका डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है जी। तो ये फंक्शंस हैं, ये अब तुम लोग करके आना। और मैं जो जी जल्दी से बना लूँ आज की अफ्तारी, ठीक है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक, टेक केयर एंड वी विल मीट इंशाल्लाह आफ्टर ईद, ठीक है। ओके जी, खुदा हाफिज, बाय बाय। ईद मुबारक, ओके, ईद मुबारक। ईद मुबारक।